हेलो एवरीवन। आज एक्सलेट एकेडमी लेकर आया है एक फिजिक्स का एक नया चैप्टर क्लास 7 के लिए, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स फॉर क्लास 7। एयर जो है एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, बहुत ऊंचाई तक है, और इसका जो प्रेशर है बहुत हाई होता है। और इस एक जगह के दूसरे जगह के प्रेशर के डिफरेंस होने के चलते हम लोग हवा को बहते हुए देखते हैं। हवा को बहते हुए देखते हैं हम। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हवा का प्रेशर घटते जाता है, घटते जाता है। और ये जो है विंड के बारे में हम लोग मेन बात जानेंगे कि यह प्रेशर को एक्सर्ट करता है। विंड एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। और एक और हवा का गुण है कि ये गर्म करने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। विंड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। यही इसका मेन गुण है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टी उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर का प्रॉपर्टी जैसा कि बताए कि इट एक्सर्ट्स प्रेशर, इट एक्सर्ट्स प्रेशर और इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। तो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट होगा, एक बैलून ले लेते हैं। सबसे पहले एक बैलून का प्रयोग करेंगे। एक बैलून ले लेंगे, उसको फूकेंगे। फूकेंगे तो उसमें देखेंगे, फूकने के बाद देखते हैं कि वो फूलने लगता है, फूलने लगता है। उसमें इन्फ्लेशन होता है, तो प्रेशर से वो फैल जाता है। इसका मतलब कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट्स करता है। दूसरा एक प्रयोग करते हैं टीन कैन का, टीन कैन का प्रयोग, यूज ऑफ टीन कैन। टीन का बर्तन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक टीन का बर्तन ले लेते हैं। क्लोज क्लोज रहता है, क्लोज टीन का बर्तन ले लेते हैं। थोड़ा सा इसका मुंह खुला हुआ रहता है। इसमें हल्का पानी रख देते हैं, पानी रख देते हैं। नीचे से बर्नर द्वारा गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो पहले तो गर्म करने के पहले इस टीन कैन में हवा था और नीचे पानी था। जब गर्म करते हैं तो पानी का वेपर बनता है, और वेपर यहाँ के हवा का स्थान ले लेता है, इसके हवा का स्थान ले लेता है, और वेपर इसके मुंह से निकलने लगता है। ऊपर से वेपर भी, हवा तो निकल ही जाता है, वेपर भी निकलने लगता है। कुछ देर के बाद देखते हैं कि तेजी से जब वेपर निकलने लगता है तो हीटिंग करना बंद करते हैं और इसके मुंह में एक कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क लगा देते हैं, या ढक्कन जो है, ढक्कन वाला टीन कैन है तो ढक्कन को कस के लगा देते हैं। ढक्कन कस देते हैं या कॉर्क लगा देते हैं, दो में कोई एक कर देते हैं। और उसके बाद इसको, इस डिब्बे को उठाकर
एक नल के पास ले जाते हैं जहां पानी गिर रहा है, और यही नल के पास, यहीं रखिए, नल के पास ले जाते हैं और पानी गिराते हैं। पानी गिराते हैं, इसको हटा दिए, नल के पास लेकर पानी गिराते हैं। जब पानी गिराते हैं तो क्या होता है कि ये बंद हो, ये जो है सो पिचक जाता है। ये पोर्शन, चाहे कोई पोर्शन, कहीं ना कहीं चारों तरफ से पिचक जाता है। तो इसका कारण ये है कि जो खाली जगह में वेपर भरा हुआ था, पानी डालने के चलते भीतर का वेपर ठंडा हुआ, ठंडा होने के चलते उसका वो पानी में बदल गया। वेपर जो टीन कैन के भीतर वेपर था वो पानी में बदल गया, और पानी में बदलने के चलते उसका तो वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम घटने के चलते वो फिर अपना नीचे आ गया, पेंदी में आ गया, और यहाँ खाली जगह हो गया। और खाली जगह जब हो गया तो बाहर से हवा का प्रेशर उस पर डाला, और उस प्रेशर के चलते ये पिचक गया। इससे पता चला कि एयर एग्जॉस्ट प्रेशर, ये एक हो गया। और जानेंगे मूविंग एयर जो है सो प्रेशर एग्जर्ट करता है। मूविंग एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, ये कैसे पता चलेगा? मूविंग एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इसका सबसे पहला एक होता है कि हम लोग देखते हैं कि पेड़ के जो पत्तियां हैं कभी डोलती हैं कभी नहीं डोलती हैं। जब डोलती हैं तो तब हम लोग कह देते हैं कि हवा चल रही है, हवा बह रही है, हवा मूव कर रही है, एयर मूव कर रहा है, मतलब हवा चल रहा है। पत्तियों के आवाज, पत्तियों के डोलने से हम समझ जाते हैं कि हवा बह रहा है। तो हम लोग लीव्स ऑफ ट्रीज, और क्या देखते हैं? फ्लैग्स, झंडा जो लगा हुआ रहता है घर में या बाहर में, वह भी डोलता है। इसका मतलब कि हवा बह रहा है। जब हवा नहीं रहता है तो झंडे का कपड़ा जो है सो नीचे गिरा हुआ रहता है। दूसरा और क्या है जिससे पता करेंगे कि एयर इज मूविंग? एयर इज मूविंग कैसे पता करेंगे? और भी है। साइकिल से जब हम लोग चलते हैं तो लगता है कि कोई पीछे से ढकेल रहा है। साइकिल से चलते हैं तो पीछे से ढकेल रहा है। ढकेलने का काम कौन कर रहा है? हवा कर रहा है, एयर कर रहा है। हमारे स्पीड को वो बढ़ा दे रहा है। हम थोड़ा पैडल मारते हैं, साइकिल थोड़ा तेजी से बढ़ता है। वही यदि अपोजिट साइड में साइकिल चलाते हैं तो जब अपोजिट साइड में साइकिल चलाते हैं, अपोजिट साइड में, तब क्या होता है कि बहुत पैडल मारना पड़ता है, मारना पड़ता है, और साइकिल बहुत कम चलता है। इसका मतलब कि वो ढकेल रहा है, पीछे जाने से मना कर रहा है, रोक रहा है। एक और है, ये तो साइकिल जमीन पर, पानी में नाव, बोट है। वही बात है बोट के साथ भी। जब बोट को हम लोग खेते हैं, ले करके चलते हैं नाव में, तब हवा के डायरेक्शन में, जिधर हवा जा रहा, हवा के डायरेक्शन में, मतलब कि जिधर से हवा आ रहा है उस डायरेक्शन में जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है जाने में, रोकता है हवा जाने में। वही यदि हम उसके हवा के डायरेक्शन के अपोजिट में जाना चाहते हैं नाव को लेकर के, तो बिना ताकत के, कम फोर्स लगा करके हम लोग लेकर के बोट को चले जाते हैं। तो बोट के भी ये सपोर्ट भी करता है अपने दिशा में, अपने जो हवा का डायरेक्शन है उसके जिधर से आ रहा है उसे अपोजिट साइड में मदद कर रहा है। और हम लोग एक और एग्जाम्पल है, काइट जो उड़ाते हैं, ऐसे काइट को ऐसे उड़ाते हैं। तो मान लीजिए हवा आ रहा है हमारे पीछे से,
तो पीछे से आ रहा है तो हमको इधर मुंह करना होगा और ऐसे हटेंगे, तभी काइट उड़ पाएगा। तो काइट को उड़ाने के लिए भी उड़ता है तो वो मूविंग एयर को पता करता है, मूविंग एयर के हिसाब से ही हम लोग काइट को उड़ाते हैं, काइट को माने पतंग को उड़ाते हैं। तो वह भी एक होता है। अब दूसरा चीज है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, जो अब तक है सो लिख लीजिए। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हवा को गर्म करते हैं, हवा को गर्म करते हैं तो यह फैलता है, और फैलता है मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो कैसे हम लोग पता करेंगे? इसके लिए एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, एक ट्यूब लेते हैं बॉइलिंग। इस बॉइलिंग ट्यूब पर एक बैलून को ऐसे ऐसे बांध देते हैं, यहाँ पर बांध देते हैं, डोरा से बांध देते हैं, डोरा से बांध देते हैं या टेप वगैरह से साट देते हैं। साटने के बाद इसको क्या करते हैं कि एक बीकर में रखते हैं, एक बीकर में रखते हैं, उस बीकर में हॉट वाटर रहता है। क्या रहता है? हॉट वाटर रहता है, हॉट वाटर रहता है। तो जब हॉट वाटर है बीकर में, तो अब स्थिति जान, ये हो गया बीकर, ये हो गया हॉट वाटर, ये हो गया बैलून, और ये हो गया बॉइलिंग, बॉइलिंग ट्यूब। कांच का बना हुआ होता है, इसके भीतर हवा है, खाली जगह है, इसका मतलब कि इसमें हवा है। तो जब इसको हॉट वाटर में रखते हैं तो देखते हैं कि यह बैलून थोड़ा फूल गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो गया और बैलून फूल गया। बैलून फूल गया, इसका मतलब कि इसमें जो हवा था वो गर्मी के चलते फैला, और फैलने के बाद उसको जगह चाहिए या बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए। और वो जो बाहर निकलना चाहेगा तो उसको बैलून में हम लोग तो घेर के रख दिए हैं, तो बैलून को फैला दिया, बैलून में प्रेशर पड़ा, बैलून फैल गया। फिर इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तब देखते हैं कि यह पिचक गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ गर्म में इन्फ्लेट हुआ। अब बाहर निकाल दिए तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि फिर जैसे हम बांधे थे, जैसे स्थिति में वो लटका हुआ था वैसे ही लटक गया, लटका हुआ है। इसका मतलब कि यह जो है कूलिंग होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका हवा जो था टेस्ट ट्यूब का, वो कूलिंग होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। इसका बहुत हम लोग को आगे फायदा मिलने वाला है इस जानकारी से, इसलिए इसको जाने। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर जो है कोल्ड एयर से हल्का होता है। इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल क्या करेंगे कि एक लकड़ी का स्टिक ले लेते हैं, उस स्टिक में के बीच में एक डोरा बांध देते हैं ऐसे, और डोरा बांध कर इसको कहीं लटका देते हैं, कहीं लटका दिए। लटकाने के बाद इसमें कागज का जो है, जो लिफाफा खाम होता है, कागज का बना हुआ गोला बर्तन, ऐसा 2 ले लेते हैं सेम साइज का,
और उसको इन्वर्टेड करके उलट करके लटका देते हैं, उलट करके लटका देते हैं। ऐसे उसका मुंह खुला हुआ रहता है, खुला हुआ रहता है। और ये क्या हुआ, बैग मेड ऑफ पेपर, पेपर की एक थैली है। ये क्या है, वुडन स्टिक है, वुडन स्टिक है। ये जो है सो धागे से इसको बांधे हैं, थ्रेड है, थ्रेड से बांधे हैं। और किसी एक पेपर बैग के नीचे कुछ दूरी पर बर्नर को हम जलाते हैं, बर्नर को जलाते हैं। तो बर्नर जब जल रहा है, जलेगा, तो यहाँ का गर्म हवा को इसमें ले जाएगा, और ये गर्म हवा जो है इसमें प्रवेश करेगा। और गर्म हवा का गुण है कि वो ऊपर जाता है, गर्म पानी गर्म हवा ऊपर जाता है, जो हम लोग कन्वेक्शन में पढ़े हैं। तो ये ऊपर जाएगा, तो हीट चैप्टर में कन्वेक्शन में पढ़े हैं। तो उसी वो जो हवा है गर्म होकर ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर इस बैग के हवा को रिप्लेस करता है। मतलब ये ऐसे ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है कौन, हॉट एयर, हॉट एयर जाता है, हॉट एयर जाता है, हॉट एयर ऊपर जाता है। जब हॉट एयर इसमें गया, तो इसमें जो कोल्ड एयर है वो तो निकलेगा ना, तो कोल्ड एयर निकल जाता है, कोल्ड एयर निकलता है। ऐसे ही प्रोसेस चलता है कि हॉट एयर इसमें जाता है, कोल्ड एयर निकलता है, हॉट एयर जाता है, कोल्ड एयर निकलता है। या इसमें का भी हवा है वो गर्म हो जाता है, गर्म होता है, तो गर्म होता है तो गर्म होकर तो ऊपर जाएगा, और जो ठंडा है सो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ऐसे करते करते एक स्थिति आती है, एक स्थिति आती है कि ये जो है ऐसी स्थिति आ जाती है। देखिए कैसी स्थिति आती है। स्थिति आती है कि ये जिधर गर्म हुआ, जिधर हम गर्म किए थे, उधर का बैलेंस का डंडी, मतलब तराजू का डंडी ऊपर चला गया। इसका मतलब कि ये इस हवा का वजन घट गया। तो वही वॉल्यूम था, उसी वॉल्यूम में जो हवा है गर्म होने के चलते उसका वजन घट गया। इसीलिए हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, गर्म होने के चलते इसमें जो कोल्ड एयर था वो फैला है, और फैलने के चलते जो इसका मुंह जितना है उतने न रखेगा, बाकी तो निकल गया है बाहर। तो बाहर निकला है, उसी चलते उसका वेट घटा है, उसी चलते उसका वजन घटा है। और हम लोग को दिख रहा है कि ये गर्म हवा हल्का हो गया और ठंडा हवा भारी हो गया। लेकिन असलियत है कि एयर का जो पार्टिकल था गर्मी के चलते बाहर निकल गया है। तो जनरली हम लोग जाने कि हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ विंड इज प्रोड्यूस्ड, हवा कैसे पैदा होता है। अब हम लोग अब आ रहे हैं जो हमारा टॉपिक है उस पर, अब विंड पर आ रहे हैं। विंड कैसे पैदा होता है, हाउ विंड इज प्रोड्यूस्ड। विंड क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड।
मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा चल रहा है तो उसको विंड कहेंगे, है ना। और ये पैदा कैसे होता है, तो पैदा होता है ऑन इवन हीटिंग ऑफ अर्थ, धरती के समान रूप से गर्म नहीं होने के कारण ये पैदा होता है। धरती में कहीं गर्मी है कहीं ठंडी है, तो वहाँ पर उसके कारण से जहाँ गर्मी है वहाँ का हवा ऊपर चला गया, ठंडा है तहाँ का हवा इस जगह को भरने के लिए आता है। तो जब आता है तो हवा आ रहा है, इसका मतलब कि मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब वह पैदा विंड हुआ। मूविंग विंड इज कॉल्ड विंड। तो वो एयर मूव किया किस रीजन में, जहाँ के गर्म हवा उठकर चला गया है वहाँ के लिए आता है, तो वहाँ वह विंड पैदा हो गया। कैसे विंड पैदा हुआ, तो हम लोग एक देखते हैं, अर्थ बना लेते हैं। अर्थ का साइज गोल होता है, तो ये अर्थ हो गया। अर्थ धरती को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। ऐसे तो किताबों में बना हुआ है इस तरह से खींचा हुआ है, लेकिन हम सीधा लाइन खींचते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगी। सीधा लाइन खींचते हैं और ये सीधा हुआ, समझिए कि एक गोला बॉल है, उस बॉल को एकदम सीधे आधे पर से काट दिए। जो आधे पर से काटे तो ये नॉर्थ साइड कहलाता है, ये साउथ साइड कहलाता है। तो इसको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, हेमी माने आधा स्फीयर, इसको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं इस इतना को, और इसको साउदर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। और ये जो काटे जहां से बीच में, उसको बोलते हैं इक्वेटर, उसको बोलते हैं इक्वेटर, इधर लिखते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो बराबर भाग में बांटा वो इक्वेटर कहलाया, तो इसीलिए इसको इक्वेटर कहे। ये इक्वेटर लाइन हुआ। इक्वेटर लाइन नहीं, इक्वेटर प्लेन कहिए। ऐसा काटा हुआ है, एक प्लेन समझिए कि काट रहा है, तो ये इक्वेटर हुआ। अब होता ये है कि मान लीजिए ये सन होता है, ये सन हो गया, ये सन हो गया। सन से तो हीट रेडिएशन निकलता है, हम लोग जान रहे हैं हीट रेडिएशन निकलता है, इसे सन से हीट रेडिएशन निकलता है। तो ऐसा गोला हम धरती, मान लीजिए कि ये जो है धरती का गोला है, और ये गोला ले करके हैं, और अलग से देखें तो विचार करें तो बड़ी अच्छा लगेगा, देखेंगे तो जब देखते हैं कि ये जो जगह है, कुछ जगह सूर्य के सामने हम हैं, तो जो गोला है, गोला का वो जो सरफेस सामने पड़ता है, जो सामने पड़ा वो धरती के सूर्य के नज़दीक है, वो सूर्य के नज़दीक है। लेकिन जो पोर्शन जैसे ये है, जैसे जैसे ये तो पोर्शन नज़दीक हो गया, ये पोर्शन नज़दीक हो गया ये वाला, फिर यहाँ आए तो कुछ दूरी बढ़ा सूर्य से, फिर यहाँ आए तो और दूरी बढ़ा, फिर यहाँ आए तो और दूरी बढ़ा, ऐसे करते करते यहाँ आएंगे तो और दूरी बढ़ेगा। ऐसे यहाँ की दूरी सूर्य से सबसे कम है, मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। ये जो है सो देखिए दिखाई भी दे रहा है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस। वैसे ही नॉर्थ पोल से मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो इक्वेटर जो है सन से सबसे कम दूरी पर है। तो जब सबसे कम दूरी पर है तो हम कहीं आग के नज़दीक बैठते होंगे तो देखते हैं कि जो आग के नज़दीक बैठा हुआ है उसको ज़्यादा गर्मी लगता है, जो दूर बैठा है उसको गर्मी कम लगता है, कम मिलेगा। वैसे ही सन के नज़दीक जो पोर्शन पृथ्वी का
है तो वहां ज्यादा गर्मी आएगा, और जो पोर्शन ज्यादा दूर पर है वहां पर गर्मी कम आएगा, मतलब वहां ठंडा रहेगा। जब ठंडा रहेगा तो ये रीजन गर्म हो गया, जो सूर्य के सामने था इक्वेटर। इक्वेटर हम तो एक इक्वेटर खींचे हैं, कई इक्वेटर खींचे जा सकते हैं धरती में, अभी ऐसे काटे कब ऐसे काटे, लेकिन प्लेन इक्वेटर एक ही होगा। हाँ, तो वो जो है, तो अब आप जान गए कि जो धरती के नज़दीक सूर्य के नज़दीक जो धरती का पार्ट है वहाँ गर्म होगा। ऐसा भी आप सुने होंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सालों भर बर्फ जमा हुआ रहता है। तो क्यों जमा रहता है? इसीलिए जमा रहता है कि सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर है नॉर्थ पोल, बहुत दूर है सूर्य से साउथ पोल, इसलिए यहाँ बर्फ जमा रहता है। तो बर्फ जमा रहता है तो यहाँ ठंडा रहबे करेगा ना। अब हम लोग इस धरती को ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, उसको तीन भाग, इसको बोलते हैं 30 डिग्री एन, मतलब इस सेंटर से 30 डिग्री का एंगल बनाइए, फिर इस सेंटर से एगो 30 डिग्री का एंगल बनाइए। 30 डिग्री के एंगल बनने के बाद जहाँ ये सरकमफेरेंस को काटा, जहाँ सरकमफेरेंस को काटा उसको 30 डिग्री एन कहा जाएगा। और 30 डिग्री एन कहने के बाद अब इसको मिटा दीजिए। अब 30 डिग्री खींच करके जो पॉइंट हम लोग को लेना था पॉइंट ले लिए, तो पॉइंट ले लिए, तो ये 30 डिग्री एन कहलाता है। तो इस रीजन को बोलेंगे 30 डिग्री एन रीजन। ये जीरो है, ये 0 डिग्री, तो ये 0 सेंटर होगा, सेंटर। तो ये 0 डिग्री जो है, तो अब 30 डिग्री हो गया। अब एक और ले लेते हैं, यहाँ से 60 बना लेते हैं, फिर यहाँ से 60 बना लेते हैं, इस रीजन को 60 डिग्री एन रीजन कहेंगे, 60 डिग्री एन कहेंगे। तो 30 to 60 और 60 यहाँ नॉर्थ के पास आएंगे तो 90 डिग्री एन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर 30 डिग्री का बना लेंगे, यहाँ 30 बना लेंगे, इसको मिला दीजिए, इसको 30 डिग्री साउथ कह दीजिए। वैसे ही इसको मिला दीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए यहाँ से, ऐसे 60 बना लीजिए, ऐसे 60 का डिग्री बना लीजिए, और जो पॉइंट मिला उसको मिला दीजिए, तो इसको 60 डिग्री एस कह दीजिए। और ये जो है साउथ पोल, इसको 90 डिग्री एस कहिए, 90 डिग्री एस कहिए। अब होता ये है कि इक्वेटर पर गर्मी लगा, हम तो ऐसे फिगर न बनाए हैं, मान लीजिए कि सूर्य ऐसे हैं, सूर्य को यहाँ मानिए, और यहाँ से जब लाइट मारेंगे तो इक्वेटर पर लाइट पड़ेगा। ये प्लेन इसको नहीं समझिए, इसको गोला समझिए, गोला समझ के विचार करिए। तो जब हम करेंगे तो इस गोले पर तब देखेंगे क्या कि ये तो गर्म हुआ, यहाँ का जमीन, इक्वेटर का जमीन गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद यहाँ का हवा ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो उसको भरने के लिए 0 से 30 साउथ वाला और 0 से नॉर्थ वाला हवा आएगा, इधर ऐसे आएगा, कहाँ? इक्वेटर के तरफ, इक्वेटर के तरफ आता है। तो इक्वेटर के तरफ जब आएगा तो हवा बहेगा, इसका मतलब कि हवा बह रहा है, आ का रहा है, ठंडा हवा आ रहा है, गर्म हवा उठ गया और ठंडा हवा आ रहा है। इसी तरह जब ये 0 से 30 के बीच के हवा जो है आया इक्वेटर के तरफ, तो इहो तो खाली हो गया, तो खाली हुआ तो इसको भरने के लिए ये नहीं आएगा, ये आएगा, तो इसको ही ठंडा आला मिला। फिर इधर नॉर्थ पोल से भी आएगा इस तरह से, इसी तरह से साउथ पोल से भी यही स्थिति बनती है। तो देखने के हिसाब से तो लग रहा है कि एक नॉर्थ से हवा आता है और एक साउथ से हवा आता है, लेकिन हम लोग को ऐसी स्थिति देखने को बहुत कम मिलती है। ऐसा लगता है कि नॉर्थ वेस्ट से हवा आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, और कभी लगता है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट से हवा आ रहा है, ऐसा लगता है। तो ऐसा होता क्यों है?
तो ऐसा होता है स्पीड स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस। धरती तो घूम रही है 24 घंटे में घूमती है, तो जब जैसे जैसे जब घूमती है तो हमको उसका वो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन वर्तमान में यही जाने कि धरती के घूमने के चलते इसका डायरेक्शन नॉर्थ नहीं दिखाई देता है, साउथ से आते हुए हवा नहीं दिखाई दे, नहीं समझ में आता है। हमको समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट से हवा आ रहा है, चाहे साउथ ईस्ट से आ रहा है, साउथ वेस्ट से आ रहा है, चाहे नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है, ऐसे ही लगता है। कभी कभी होता है कि ईस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हाँ, तो कभी लगता है कि कभी ऐसा भी जाता है कि कभी पूरब से हवा आ रही है, कभी ऐसा भी लगता है कि कभी पश्चिम से हवा आ रहा है, ऐसे ऐसे होने लगता है। तो ये सब होता है धरती के चाल के चलते, रोटेशन एलोंग इट्स एक्सिस, उसके चलते होता है। तो ऐसे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और कैसे विंड बना, कैसे आया, ये हम लोग जाने। पृथ्वी का कौन पोर्शन गर्म ज्यादा होता है, कौन पोर्शन ज्यादा ठंडा होता है, यह भी जाने। इसके बाद हम लोग आगे देखें। अब विंड तो हम लोग एक उसका प्रस्तावना जाने, इंट्रोडक्शन जाने कि कैसे प्रोड्यूस होता है। लेकिन विंड प्रोड्यूस होता है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, यही बात है, उसमें भी वही बात है। विंड इज प्रोड्यूस्ड, विंड इज प्रोड्यूस्ड, पहला ड्यू टू ऑन इवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ के चलते जो हम फिगर बनाए थे कि ये अर्थ हुआ, ये सन हुआ, जो पोर्शन सन के नज़दीक है, मिनिमम डिस्टेंस पर है, वहाँ पर हॉट होता है, और जो दूर होता है, ये दूर हुआ तो ये कोल्ड होता है। यही ना हम लोग पढ़े थे, ये कोल्ड होता है, ये इक्वेटर है। तो यहाँ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, यहाँ ज़्यादा गर्मी, यहाँ इससे कम, यहाँ इससे कम, यहाँ कम, यहाँ सबसे कम हीटिंग इफेक्ट है ड्यू टू सन, सन के कारण। दूसरा है हीटिंग ऑफ अर्थ एंड ओशन, अर्थ और लैंड एंड ओशन, लैंड एंड ओशन सरफेस हीटिंग। इससे भी विंड पैदा होता है। कभी ओशन में गर्मी होता है तो ओशन का हवा ऊपर जाता है, तो लैंड का हवा वहां पहुंच जाता है ओशन में। कभी ज़्यादा गर्मी होते गया होते गया होते गया, बहुत गर्मी होता है, तो ओशन का लगातार आसमान में जाना शुरू, ओशन का जो वेपर होता है आसमान में लगातार जाता है, और ऐसे ही उठते रहता है, उठते 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 आसमान में जाकर बादल बन जाता है, ठंडा होकर के बादल बन जाता है। खैर, ये लैंड एंड ओशन हीटिंग के चलते भी अर्थ अर्थ पर हो, तो जब वो ऊपर जाता है तो लैंड से हवा वहाँ जाएगा सी पर, और होता है। हम लोग सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज में पढ़े हैं, तो ठीक वही बात होती है कि जो ओशन से हवा, सी से हवा ऊपर जाता है तो लैंड उसको से का हवा फील करने जाता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ विंड होता है, मोशन इन विंड होता है, मोशन इन एयर होता है। अब इसके लिए एक और हम लोग करें, मान लीजिए इंडिया का फोटो बनाते हैं, तो इधर ओशन है, इधर ओशन है, ये ओशन है,
इधर भी ओशन है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो जब गर्मी के सीजन आता है, गर्मी के सीजन आता है तो यहाँ सी में अत्यधिक गर्मी होता है सी सरफेस पर, जिसके चलते वेपर जो इसका जो वेपर होता है वो आसमान में उठता है गर्मी से, और ये लैंड जो है बहुत गर्म हो जाता है, लैंड बहुत गर्म हो जाता है। लैंड गर्म होने के चलते इसका जो हवा है, लैंड को गर्म होने से लैंड का हवा ऊपर उठता है, लैंड का हवा ऊपर उठता है तो सी का हवा लैंड पर जाएगा, ऐसे जाता है। तो हम लोग जो हवा जा रहा है वो नॉर्थ वेस्ट विंड धरती पर जाता है। तो ये स्थिति बनती है जब गर्मी के दिन में। और वही जाड़ा का दिन होता है तो लैंड जो है सो ठंडा हो जाता है, और जाड़ा का दिन जब होता है तो लैंड जो है, ये आपका इंडिया का नक्शा हम जैसे खींच रहे हैं उतना नहीं नक्शा बनाने आता है। तो जब जाड़े का दिन आता है तो लैंड ठंडा हो जाएगा, तब क्या होगा, लैंड ठंडा होगा, ये गर्म होगा तो इसका हवा ऊपर उठेगा, तो लैंड का हवा इधर आएगा, इधर आता है जाड़े के दिन में। तो जब जाड़े के दिन में आता है इधर, तो उसी स्थिति में इसके पास तो नमी रहता नहीं है, मॉइस्चर रहता नहीं है, तो इसके चलते इस समय जाड़े के दिन में वर्षा कम होती है। लेकिन इसके पास गर्मी के दिन में जब हवा लैंड पर पहुंचता है, जो कि समुद्र से लेकर के नमी को पहुंचता है, बहुत नमी रहता है, फिर यहाँ आकर के बादल के रूप में आसमान के हमारे धरती के ऊपर आता है, तो बहुत वर्षा होती है, और जाड़े में कम वर्षा होती है। इसलिए कि हमारा जो लैंड है उसी पर का हवा आता है सी में, तो जब सी में आएगा तो इसके पास तो नमी है ही नहीं, लैंड पर नमी उतना नहीं रहता है तो कम आता है। अब हम लोग विंड को पैदा होना जान गए, अब जानेंगे कि जो हाई स्पीड एयर होता है accompanied विथ लो प्रेशर, स्पीड हाई होगा और उसके साथ लो प्रेशर रहता है। हम लोग जाने एयर विथ हाई स्पीड इज accompanied with लो प्रेशर। जो हाई स्पीड से हवा चलता है ना, तो उसका जो जिस सरफेस से गुजरता है वहाँ लो प्रेशर पैदा हो जाता है। इसके लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करते हैं तो एक बैलून ले लेते हैं, और बैलून को जो है एक लकड़ी में बांध देते हैं, छोटा सा लकड़ी में करीब 10 इंच के दूरी पर 4 इंच के 10 सेंटीमीटर के दूरी पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बांध देते हैं 2 बैलून फुला करके। और फुलाने के पहले इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रख देते हैं कि ये ठीक से लटका रहे, ठीक से लटका रहे, पानी रहने से अपने भार से लटका रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों के बीच में, यहाँ पर एकदम बीच में मुंह से फूंकते हैं, खाली जगह में, इस खाली जगह में मुंह से फूंकते हैं, तो देखते हैं क्या ऐसा बैलून के पोजीशन बन गया। माने दोनों बैलून
ऐसे ऐसे जब हम इसमें हवा फूंकते हैं, ऐसे हो करके सामने से करते हैं तो दोनों बैलून सट जाते हैं। तो हमारे मुंह के हवा का जो स्पीड रहा, हाई स्पीड रहता है, हाई स्पीड के चलते वहां इसके साइड में लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर होने के चलते ये सट गया, सटने का कोशिश होने लगा, नजदीक होने लगा। तो एक हुआ बैलून का प्रयोग, है ना, एक्सपेरिमेंट विथ बैलून। फिर दूसरा एक एक्टिविटी करेंगे, दूसरा एक्टिविटी करेंगे कि एक कागज का एक पन्ना ले लेते हैं छोटा सा, और उसको रगड़ के एक गोला बना देते हैं। और गोला बनाकर एक बोतल में के मुंह पर, थोड़ा बोतल का मुंह चौड़ा रहे तो अच्छा रहे, ऐसा एक बोतल ले लेते हैं और यहाँ पर जो गोला बनाए हैं उसको रख देते हैं और यहाँ से फूंकते हैं। फिर अपने ही मुंह से फूंकते हैं। तब फूंकते हैं तो देखते हैं कि ये भीतर नहीं जा रहा है गोला, ये वहीं पर अस्थिर है। तो क्यों अस्थिर है? तो यहाँ से तो हवा घुसा, हवा घुसा तेजी से, लेकिन यहाँ का प्रेशर कम है। तो प्रेशर जब यहाँ का कम है तो ये अस्थिर हो जा रहा है, दबा जा रहा है, एकदम दबाया है, हवा कम प्रेशर के चलते दबा गया। तो ये बोतल एंड पेपर बॉल एक्सपेरिमेंट, बोतल एंड पेपर बॉल एक्सपेरिमेंट। ये क्या शो किया कि एयर विथ हाई स्पीड जो हम फूंके, मुंह से ब्लो किए हवा को, एकम्पनीड विथ लो प्रेशर, उसके साथ लो प्रेशर है, जिसके कारण से यह जो बॉल, पेपर बॉल है, वो वहीं का वहीं रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक और एक्सपेरिमेंट है। एक कागज का टुकड़ा करीब 15-20 सेंटीमीटर लंबा ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, पंद्रह से 20 सेंटीमीटर, 15 टू 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा करीब ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर विड्थ का, और ले करके उसको ऐसे सामने कर लीजिए, ऐसे ऐसे सामने करके। तो सामने करेंगे तो देखेंगे कि वो झुका हुआ है, ऐसे झुक गया। झुकने के बाद ऐसे फूंकते हैं, ऐसे फूंकते हैं, फूंकते हैं तो वो जो स्ट्रिप है कागज का धीरे थोड़ा ऊपर उठता है। तो उठा क्यों? तो ऊपर का प्रेशर कम हुआ तो उठ गया। तो यह भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि एयर विथ हाई स्पीड, हम हाई स्पीड में हवा से फूंके फूंके तो ये ऊपर उठ गया, इज एकम्पनीड विथ लो प्रेशर। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि तेज हवा बह रही है, बहुत तेज, बहुत बहुत तेज हवा बढ़ रही है, मतलब तूफान आया है, तूफान आया है। तो देखते हैं कि किसी किसी का घर का जो है छप्पर जो है उड़ जाता है। छप्पर मान लीजिए फूस का होगा, थैच रूफ होगा, थैच रूफ रहता है, चाहे एस्बेस्टस सीट रहता है। तो उसके एस्बेस्टस सीट जो है उसके ऊपर से तेज हवा बहा, तेज हवा बहा, जिसके चलते एस्बेस्टस छत के ऊपर प्रेशर लो हो गया। प्रेशर तो ऊपर में हल्का लो हो गया, ऊपर में लो कर हल्का बहुत कम, बहुत बहुत लो हो जाता है। और लो होने के कारण भीतर तो प्रेशर वही है जो अभी अभी हम लोग हैं, जैसे प्रेशर है उतना प्रेशर है। तो ये बहुत प्रेशर है। जो वेट ऑफ पेपर है ये 1013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
एक मीटर स्क्वायर पर उतना फोर्स पड़ता है, तो समझ लीजिए कि कितना है। तो उसी तरह से भीतर जो हवा था उसको तो प्रेशर था, तो भीतर से हवा उठना चाहेगा, ऊपर प्रेशर कम होगा तो नीचे से उठा, तो नीचे से जब उठा तो छप्पर उड़िया गया, छप्पर उठ गया, छप्पर उठ गया तब वो चल गया, हवा जो वेलोसिटी था उसके रेंज में, बस वो ले करके चल दिया। कभी कभी देखा जाता है कि 100 मीटर 200 मीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर एस्बेस्टस सीट चला जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि आदमी यदि कहीं पड़ गया और एस्बेस्टस सीट उड़ के जा रहा है तो उसके गर्दन कट जाता है, वो आदमी मर जाता है, इंजरी हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इस सब से पता चला कि एयर विथ हाई स्पीड इज एक्कम्पनीड विथ लो प्रेशर। अब हम लोग जानेंगे विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। विंड तो बहना जान गए, उसका स्पीड क्या है, किस स्पीड से हवा बह रहा है और किधर से हवा बह रही है, यह भी जानना होगा ना। तो इसके लिए विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन जानेंगे। विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। विंड स्पीड के नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर जो होता है एक स्टैंड पर लगा हुआ रहता है। इस स्टैंड के भीतर एक एक्सल लगा होता है बेयरिंग के माध्यम से। एक ये हो गया स्टैंड, ये हो गया एक्सल, कहिए एक्सेल लगा हुआ रहता है विथ हेल्प ऑफ बियरिंग्स। बियरिंग क्या होता है, जो कि घूमने में सहयोग करता है। उसका फ्रिक्शन जो माना जाता है उस बियरिंग में कि 0 माना जाता है, वो रोक नहीं रहा। एक्सल विथ हेल्प ऑफ बियरिंग लगा हुआ है और इसमें डंडा लगा हुआ है, मान लीजिए 3 डंडा लगा हुए हैं एक्सल में। कैसे लगे हैं, सब 120 डिग्री पर हैं। कहीं एनीमोमीटर में 3 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, लेकिन हम 3 वाले का वर्णन करते हैं। इस टाइप का कटोरी लगा हुआ रहता है, ऐसा कटोरी, एक भेसल लगा रहता है, पॉट लगा रहता है। तो और नीचे जो है स्पीड रीडिंग के लिए मीटर लगा रहता है। स्पीड रीडिंग के लिए मीटर लगाता है। ये क्या करता है, कटोरी जब हवा इस पर मारता है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। ये तो फिगर में नहीं बन रहा है 3D, लेकिन इसमें होता है इस तरह से कटोरी लगा रहेगा। हवा इस पर आया, इस पर लगा तो इधर भाग गया, फिर ये आ गया तो फिर पीछे भटा, फिर वो आ गया, ऐसे 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 घूमने लगता है। तो इससे हम लोग को क्या होता है कि ये घूमने लगा, उसके घूमने के चलते इस मीटर में पढ़ लिया जाता है कि किस स्पीड से ये हवा चल रहा है। देखते हैं स्पीडोमीटर गाड़ी में भी लगा हुआ रहता है। गाड़ी का स्पीड तो देखे होंगे कैसे लिखता है, 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर 35 किलोमीटर ऐसे करके लिखा करता है। तो इसमें भी ये मीटर जो रहता है स्पीड मीटर लगा हुआ है, वो पढ़ लेता है, ये अपना घूमता है। वो अरेंजमेंट है। तो ये हो गया विंड स्पीड नापने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम रखा गया एनीमोमीटर। इसे विंड ऑफ स्पीड नापते हैं। अब विंड डायरेक्शन नापने के लिए विंड वैन होता है। विंड डायरेक्शन के लिए विंड वैन होता है, VANE, वैन, विंड वैन होता है। इसमें क्या होता है, मतलब फिक्स रहता है
एक ऐसा, इसमें लिखा रहेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये लिखा हुआ है, ये फिक्स रहेगा। इसके ऊपर ऐसे, तो फिगर में बन नहीं पा रहा है, इसके ऊपर ऐसे, ऐसे तिरछा कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसके ऊपर एक लगा होता है एरो, एरो लगा रहता है, पीछे पंख जैसा रहता है। और ये जो डायरेक्शन रहता है ये फिक्स्ड रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। और ये जो है एरो वाला पोर्शन ऐसे 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 घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो जब हम लोग को पता चलना लेना रहता है कि किस डायरेक्शन से हवा आ रहा है, तो उसको, अच्छा ये जो है ना एक मास्ट पर फिक्स, मैंने घर के सबसे ऊंचाई पर फिक्स रहता है, ये भी घर के सबसे ऊंचाई पर ही फिक्स रहता है, चाहे ऊंचा पोल पर लगा रहता है ये भी। तो इसका डायरेक्शन हम लोग को जानना है, तो वैसी स्थिति में इसको हम लोग चले जाते हैं, जिस छत पर लगाए हैं छत पर चले गए और देखते हैं, तो देखते हैं कि ये घूम करके जिस डायरेक्शन में मुंह कर दिया एरो, तो कहेंगे कि उधर से ही हवा आ रही है। मान लीजिए पूरब मुंह कर दिया, कहेंगे कि पूर्वा हवा आ रही है। पश्चिम मुंह कर दिया तो कह देंगे कि पछिया हवा आ रही है। पूरब ईस्ट में मुंह कर दिए की तरफ एरो का मुंह हो गया तो कहेंगे कि ईस्टर्न एयर है। वेस्ट में इसका एरो चला गया तो कहेंगे कि वेस्टर्न एयर है। तो ये मूविंग एक्सल है, मूविंग एक्सेल में फिक्स है, मूविंग एक्सल में एरो फिक्स है। लेकिन ये जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला जो वेन चाहे रड लगा हुआ है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, और इसी के भीतर ये मूविंग एक्सल, इसका भी उसी तरह से होता है, इसके भीतर घूमता है, ये भी बॉल बियरिंग से फिक्स रहता है। लेकिन ये अस्थिर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ, और ये घूमने वाला है। इस विंड डायरेक्शन हम लोग विंड वेन से मालूम करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि स्पीड हवा का जान गए, उसको नापने का तरीका जान गए कि विंड स्पीड, और विंड स्पीड जो है कैन प्रोड्यूस डिस्ट्रक्शन, हाई स्पीड विंड्स प्रोड्यूस डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। हाई स्पीड विंड प्रोड्यूस डिस्ट्रक्शन, हाई स्पीड विंड प्रोड्यूस डिस्ट्रक्शन। कैसे डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, देखते हैं कि बहुत तेज हवा बह रहा है, वैसी स्थिति में घर के रूफ को उड़ा देता है, जो रूफ कमजोर होता है उसको उड़ा देता है, बड़े बड़े पेड़ को गिरा देता है, रोड को बंद कर देता है, रोड बंद हो जाता है, उसके चलते थंडर गिरता है, थंडर स्टॉर्म आ जाता है, लाइटनिंग होता है, थंडर स्टॉर्म के चलते लाइटनिंग होता है, और लाइटनिंग के चलते लोगों का जान माल की क्षति होती है, लोग जल जाते हैं। जो कभी खेत में खेती कर रहे हैं और थंडर स्टॉर्म आया, थंडर गिरा, और थंडर गिरने से उनका पूरा देह जल गया और खेत में ही वो रह गए, खेत से नहीं आए, मैंने मर गए। ऐसा ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है। तो हाई स्पीड विंड जो है वो थंडर स्टॉर्म को लाते हैं, साइक्लोन को लाते हैं, है ना, टर्नाडो को लाते हैं, और उसके चलते बहुत जान माल की क्षति होती है। मेनली तो थंडर एंड लाइटनिंग ये सब हुआ करते हैं, साइक्लोन हुआ करते हैं हाई स्पीड विंड के चलते, और उसके चलते डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत जान माल की हानि होती है। अब हम लोग जानेंगे थंडर स्टॉर्म, नाम तो सुन लिए, थंडर स्टॉर्म क्या होता है।
तो ऐसा ऐसा स्टॉर्म जो जिसमें थंडर हो, लाइटनिंग हो, रेन भी होता है, तो ए थंडर स्टॉर्म is accompanied with rain and lightning। थंडर स्टॉर्म में वर्षा भी होता है, लाइटनिंग भी होता है। कभी कभी वर्षा नहीं होता है, सिर्फ लाइटनिंग ही हो जाता है, ऐसा भी होता है। हो सकता है कहीं कहीं तो बरसता होगा, उसका प्रभाव हमारे यहाँ पड़ जाता है। तो थंडर स्टॉर्म इज एकम्पनीड विथ रेन एंड लाइटनिंग। इसमें ये होता कैसे है थंडर स्टॉर्म? तो बादल बनता है, क्लाउड बनता है। क्लाउड बनता कैसे है? तो सी का जो सरफेस गर्म होता है, गर्म होने के बाद जो हवा ऊपर उठता है विथ मिक्स्ड विथ वेपर, ऊपर उठता है और धरती का हवा सी पर जाता है। ये प्रोसेस हमेशा चलते, माने गर्मी के दिन में चलते रहता है। और जब चलते रहता है तो जो सी वाटर ऊपर गया तो एक क्लाउड बनाता है, बादल बनाता है। तो बादल आसमान में जाने के बाद उसका टेम्परेचर, जैसे जैसे आसमान में जाता है हवा, उसका टेम्परेचर घटता है। तो जाते जाते उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, कभी कभी उससे भी कम पहुंच जाता है। तो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक पहुंचा, करीब 50% वेपर है जो बर्फ के रूप में हो गया, और 50% वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हो गया, वाटर के ड्रॉप के रूप में हो गया। तो जो वाटर ड्रॉप के रूप में हो गया तो वो तो मान लीजिए कि ऊपर हुआ, क्लाउड विथ वाटर ड्रॉप्स। तो जो वाटर वाला ड्रॉप है थोड़ा ऊपर, क्लाउड रहा सो ऊपर रहा। क्लाउड विथ आइस, आइस भी उसमें आधा आइस बन गया। तो जो आधा आइस बन गया तो वो हो गया क्लाउड विथ आइस। दो प्रकार के बादल आसमान में बन गए, क्लाउड विथ वाटर ड्रॉप्स, क्लाउड विथ आइस। और ऐसे ही चलते रहता है। तो इसमें आपस में रगड़ होता है, और वो जो रगड़ होता है, जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के चलते क्लाउड विथ वाटर ड्रॉप्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज याद रखेंगे, वाटर ड्रॉप्स में पॉजिटिव चार्ज, चूंकि ऊपर है, कैसे होता है, ऊपर है, और इसमें निगेटिव चार्ज होता है। क्लाउड विथ, इस फ्रिक्शन के चलते आइस में निगेटिव चार्ज होता है। तो इसका बहुत यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, बहुत आइस क्लाउड में निगेटिव चार्ज हो गया, बहुत अधिक ट्रेमेंडस अमाउंट, बहुत चार्ज हो गया। और इसके बीच में कुछ नमी है, नमी वाला हवा है। तो इसके बीच में ये कंडक्टर के काम करने लगता है, और उस कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के काम करता है। उस इलेक्ट्रिक कंडक्शन के चलते स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होता है तो बहुत जोर से, माने बिजली भी, माने प्रकाश भी निकलता है और आवाज भी होता है, दोनों एक ही बार निकलता है। लेकिन जो प्रकाश, जो लाइट निकला, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं और साउंड को कुछ देर बाद सुनते हैं। इसलिए पहले देख लेते हैं कि लाइट का वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वो पहले पहुंच गया। इसका है 350 मीटर पर सेकेंड है, बहुत कम है। तो बहुत देर के, लाइट के बहुत देर बाद हम लोग साउंड सुनते हैं, माने आवाज सुनते हैं, और तब जानते हैं कि ठनका गिरा है। तो ये हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्लाउड आइस वाला नीचे है, वो गुजरा किसी पेड़ के पास से, मान लीजिए टॉल ट्री है,
और उस टॉल ट्री के पास से गुजरा तो यहाँ निगेटिव है, तो इंडक्शन से इस पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। चाहे किसी पोल से गुजरता है, जो पोल्स हैं लगे हुए गांव में बिजली ले जाने के लिए बड़े बड़े पोल लगे हुए हैं जो गांव के बाहर से होकर गुजरते हैं, लेकिन खेती तो वहाँ हमारा है, तो खेती है, खेती करने जाते हैं। वैसी स्थिति में यही वाला जो इंडक्शन वाला लाइटनिंग होता है, जो थंडर गिरता है, उसी से लोग मरते हैं उस समय। कारण है कि कहीं ना कहीं उस पोल को लगाने में अर्थिंग की कमी हुई है। उसी कमी के चलते वहाँ पर लोगों को थंडर वहाँ थंडर गिरता है और इलेक्ट्रिक थंडर गिरने के चलते लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और लोग मरते हैं। तो ध्यान देना होगा इस बात को। हाँ, तो इंडक्शन के चलते इस पोल कहिए चाहे ट्री कहिए, जो टॉल ट्री हैं चाहे टॉल पोल्स हैं, उस पर अपोजिट चार्ज पैदा होता है और इन अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन के कारण से स्पार्किंग होता है। इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक का आना जाना शुरू हो जाता है, तो जिसके चलते स्पार्किंग होता है और उस हवा में स्पार्किंग होने के चलते लाइट हम देखते हैं और आवाज भी सुनते हैं। तो थंडर दो प्रकार से पैदा होता है, एक बिटवीन क्लाउड एंड क्लाउड, क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉप्स एंड क्लाउड ऑफ आइस के बीच में, और दूसरा होता है जो क्लाउड ऊपर वाले और ट्री के ग्राउंड के बीच हो जाता है। तो ये थंडर स्टॉर्म हम लोग जाने। अब इससे बचने के लिए हम लोग सेफ्टी मेजर क्या लेंगे? प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ थंडर स्टॉर्म। एक नंबर, घर का जो खुला खिड़की है वहां नहीं बैठेंगे। डू नॉट सीट एट ओपन विंडो। और कहा? ओपन गैरेज, जो गैरेज है ओपन, उसमें भी नहीं रहिए। ऑन रूफ etc। अगर रहते हैं विंडो के पास, हो सकता है विंडो पकड़े रहेंगे और वहां शॉकिंग हो सकता है। डू नॉट टेक, जो अम्ब्रेला हम लोग लेते हैं छाता, तो छाता से हम लोग थंडर को नहीं रोक सकते हैं। यदि वो छाता का डंडी जो है, छाता का जो स्टिक है मेटल का बना हुआ है, हैंडल भी मेटल का बना हुआ है, तब तो दुना दुख है, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक आएगा ही, थंडर के इलेक्ट्रिक शॉक आएगा ही। तो डू नॉट यूज अम्ब्रेला विथ मेटल स्टिक एंड हैंडल उसका मेटल का नहीं रहे। एक तीसरा रखिए कि कहीं कहीं लोग आजकल बहुत नहाने जाते हैं पौंड में, क्या बाथ सेंटर बना हुआ है, उसमें नहाने जाते हैं। तो जब आसमान में बादल देखिए तो खुले जगह पर स्नान मत करिए, पौंड में स्नान मत करिए, यहां तक घर में भी स्नान नहीं करिए। डू नॉट टेक बाथ
at the time of clouds in sky। याद रखें, do not take bath at the time of clouds in sky anywhere लिख देते हैं। इसका मतलब कि कहीं मत नहाइए, कहीं मत स्नान करिए जब आसमान में बादल हो। चौथा है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, बादल है आसमान में, वर्षा हो रही है, थंडर गिर रहा है, तो गाड़ी बंद में, गाड़ी में ही रहें। तो बंद गाड़ी में रहेंगे तो आपको थंडर नहीं लगेगा। इसका कारण हम लोग ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं थंडर लगेगा, लेकिन तत्काल में यही जाने, एट प्रेजेंट हम यही जाने कि गाड़ी में अगर बैठे हैं तो गाड़ी के शीशे को क्लोज करके रखेंगे, उसमें रहेंगे। तो सीट इन योर व्हीकल, अपने व्हीकल में, गाड़ी में, सीट इन योर व्हीकल विथ क्लोज विंडोज क्लोज करके अपने गाड़ी में बैठिए, आपको थंडर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ हम लोग पढ़े कि डू नॉट सीट एट ओपन विंडोज, ओपनिंग, तो आप जब थंडर है तो घर के खिड़की को बंद कर दीजिए, वहां बैठिए मत, बादल जब आता है तो कर लीजिए। तो प्रिकॉशन एट द टाइम ऑफ थंडर स्टॉर्म हम लोग जान गए।